हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप सभी को स्टडी IQ IAS हिंदी टीम के माध्यम से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नए वर्ष का जो आरंभ है वो हो चुका है और 2024 में आप सभी से उम्मीद है, आप सभी से यह आशा है कि आप अपने संकल्पों को भली भांति समझते हुए और उसके आधार पर आप कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए अपने सपने को साकार करते हुए और अपनी जो भी स्थितियां हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उसको आंकते हुए, उससे जूझते हुए, उससे पार पाते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में सफलता के परचम को लहराएंगे। यही हम सभी की आशा है, यही हम सभी की उम्मीद है। आप सभी विद्यार्थियों से, आप सभी कैंडिडेट से जो भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आगे तैयारी के बारे में विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण शुभकामना है। निश्चित तौर पर आज फर्स्ट डे है नए साल का, तो ये शुभकामना तो बनती ही है ना। लेकिन अब हम लोग एक महत्वपूर्ण खबर पर भी बातचीत करेंगे। ये खबर जुड़ी हुई है इंटरनेशनल रिलेशन से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। दोस्तों, आपने ब्रिक्स के बारे में सुना होगा। ब्रिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के तौर पर जाना जाता है, जिसमें वर्तमान में मुश्किल से 4-5 देशों का ही सहयोग, 4-5 देशों की ही भूमिका रही थी, है ना। लेकिन 2023 में, यानी कि जो कल वर्ष बीत चुका है, इसी 2023 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, और उस सम्मेलन में कुछ और नए देशों को भी शामिल करने की बात की गई थी। और आज ही के दिन से, यानी कि 1 जनवरी 2024 से इन नए देशों को इसमें बाइज्जत, फॉर्मली, औपचारिक तौर पर सम्मिलित करते हुए और ब्रिक्स को एक नए रूप देने की बात कही गई थी। लेकिन इसी बीच एक नया परिवर्तन आता है, और वो नया परिवर्तन सामने आप देख रहे हैं तस्वीर के माध्यम से और एक न्यूज के माध्यम से। वो ये है कि अर्जेंटीना, जो कि पहले इस ब्रिक्स में शामिल करने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन वहां पर सत्ता के परिवर्तन के बाद वहां के सत्ताधीशों के द्वारा भी निर्णय में परिवर्तन किया गया, और इस परिवर्तन के माध्यम से अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से औपचारिक तौर पर मना कर दिया है ना। तो इस लिहाज से यह खबर महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें यह समझने वाली बात होगी कि आखिर अर्जेंटीना ने ऐसा क्यों किया। पहले तो उसने कहा था कि हम शामिल होंगे, अब उसने मना कर दिया, है ना। इसके आधार पर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्रिक्स का क्या डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिकल या फिर जो भी उसका व्यू पॉइंट है वो क्या कहता है। भारत भी इसमें शामिल है, तो भारत की इस संदर्भ में क्या नीति है ना। बाकी जो तमाम देश इसमें शामिल है उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जनाब आप सामने देख रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि वर्तमान में अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है जेवियर मिले, है ना। और इन्हीं जेवियर मिले साहब ने एक निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि भाई हम ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे का कारण उन्होंने ये बताया कि देखिए साहब, पिछले सरकार में जिन लोगों ने इस तरीके से निर्णय लिया था, वो निर्णय कहीं ना कहीं चीन के दबाव में लिया गया था, और हम चीन की साम्यवादी व्यवस्था की आलोचना करते हैं, हम इसको मानते नहीं हैं। इसलिए बेहतर यह है कि हम अभी ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि चीन का ब्रिक्स में दबदबा है। चीन ब्रिक्स के माध्यम से हमें भी अपने नियंत्रण में करना चाहेगा, हमें भी अपने चंगुल में फंसाना चाहेगा। इसलिए जो फर्डिनांड साहब ने, यानी कि जो पहले अर्जेंटीना के राष्ट्रपति महोदय थे, है ना, तो फर्डिनांड साहब ने जो अपनी बातें कही थी, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन भाई अभी हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और इस तरीके से उन्होंने इससे किनारा कर लिया है। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो गतिविधियां इनके द्वारा की गई हैं, इसके पीछे का निहितार्थ क्या दर्शाता है। निहितार्थ ये दर्शाता है कि चीन के दबदबे को लेकर करके ये सशंकित हैं, और वे नहीं चाहते कि चीन का नियंत्रण, चीन का आर्थिक और साम्राज्यवादी नियंत्रण या फिर राजनीतिक नियंत्रण अर्जेंटीना को किसी भी स्तर पर कोई भी नुकसान पहुंचाए। वर्तमान में यदि हम अर्जेंटीना की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो दक्षिण अमेरिकी देश है, यहाँ पर आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खस्ता हाल हो गई है। इनफैक्ट इनके राष्ट्रपति बनने के बावजूद भी वहां पर विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहे हैं।
है ना, क्योंकि इनके द्वारा कुछ ऐसी स्टैंड्स लिए गए हैं, कुछ ऐसी नीतियां अपनाई गई हैं आर्थिक संदर्भ में, जिसके कारण वहां पर लोग सड़क पर उतर आए हैं। बहरहाल वो तो एक उनके देश का मुद्दा है, लेकिन हम यदि ब्रिक्स के संदर्भ में और बात करें तो ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में ब्रिक्स के ढांचे को देखें तो फिर इसमें चीन, भारत, रूस, ब्राजील, सऊदी अरब, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी देश अब ब्रिक्स के सदस्य के तौर पर जाने जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब हम लोग ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो फिर एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये है कि साहब, पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2006 में, तब इसे ब्रिक कहा गया था, है ना, BRIC। इसमें ब्राजील जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है ना, इसके बाद रूस, उसके बाद भारत और इसके साथ ही चीन, ये 4 देश मिलकर करके ब्रिक का निर्माण किए थे, है ना। बाद में इसी में एक नए देश की एंट्री हुई जिसका नाम था दक्षिण अफ्रीका, और तब ये बना ब्रिक्स। वर्ष 2010 में ब्रिक्स के तौर पर हम लोगों ने एक नए संगठन को देखा दक्षिण अफ्रीका को इंक्लूड करने के बाद। लेकिन अब जब नए देशों की बात की जा रही है तो अब इसे या तो ब्रिक्स प्लस नाम दिया जा सकता है या फिर कुछ और नाम देने की भी चर्चा की जा रही है, लेकिन वर्तमान में कोई इसके संदर्भ में औपचारिकताएं नहीं बरताई गई हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है कि जब हम ब्रिक्स प्लस की बात कर रहे हैं या फिर ऐसे ही किसी नए नाम की बात कर रहे हैं, तो फिर जहां हम लोग BRICS के तौर पर जान रहे थे, वहीं जो सऊदी अरब है, मिस्र है ना, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथियोपिया और ईरान, है ना। तो 5 देश पहले थे, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10, है ना। 6, 7, 8, 9 और 10, टोटल 10 ये देश हैं जिसके आधार पर अब ब्रिक्स एक नए स्वरूप में दिखेगा। क्लियर, यानी 5 देश पहले थे, 5 देश अब और हैं। जो अर्जेंटीना है अब तो वो हट ही गया, तो 11 की बात ही नहीं है ना। तो ये अब नए 5 देश यहां पर शामिल हो जाएंगे। यहां पर यदि हम इनको लोकेशन के हिसाब से देखें, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से यदि आप इनको देखिए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो अर्जेंटीना है वो यहां पर था और ये अब इसमें शामिल नहीं होगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ब्राजील की, तो वो दक्षिण अमेरिका का ही देश है, वो इसमें शामिल है। इसके अलावा यहां पर है इजिप्ट यानी कि मिस्र इसमें शामिल है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं इथियोपिया की, तो इथियोपिया इसमें शामिल है, जो कि अफ्रीकी देशों के तौर पर जाने जाएंगे, है ना। अफ्रीकी देश में एक और जो है वह दक्षिण अफ्रीका भी है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा जो सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब, और साथ ही जो UAE है वो भी इसमें शामिल है, और साथ ही जो ईरान है वह भी इसमें शामिल है। यानी कि एशियाई देशों में ये 3 नए देश रहेंगे जो कि पश्चिमी एशियाई देश है ना। सऊदी अरब, UAE और ईरान, 3 इधर, ये 3 2 इधर, 3 2 5, और ब्राजील तो पहले से था ही, है ना। दक्षिण अफ्रीका पहले से था ही, है ना। तो इस तरीके से आप लोकेशन के स्तर पर इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा देखें तो ध्यान रखिएगा कि यदि हम ब्रिक्स को देखें तो फिर वर्तमान में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के तौर पर इसके अस्तित्व को देखा जा सकता है, जहां वैश्विक जनसंख्या के दृष्टिकोण से वर्तमान में जब हम ब्रिक्स को और अधिक एक्सटेंडेड वे में देख रहे हैं, टोटल 10 देशों के आधार पर देख रहे हैं, तो 45% जनसंख्या लगभग अभी वर्तमान में इन ब्रिक्स देशों से संबंधित है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत और चीन, 2 जो महत्वपूर्ण सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं, ये इसमें इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बात करें दोस्तों, तो 28% जनसंख्या पूरे विश्व की इन ब्रिक्स देशों से ही संबंधित है। इसके अलावा कच्चे तेल के स्तर पर यदि हम बात करें
तो लगभग 44% जो स्थिति है कच्चे तेल के संदर्भ में, वह भी ब्रिक्स और बाकी के जो सऊदी अरब, ईरान, ये सभी देश इसमें जुड़ गए हैं, संयुक्त अरब अमीरात इसमें जुड़ गया है। तो इसके आधार पर लगभग 44% का जो वेटेज है वो ब्रिक्स देशों के पास में रहेगा, है ना। तो इस तरीके से ये सारी स्थितियां यहां पर दर्शाती है कि आने वाले समय में ब्रिक्स प्लस जो है, अभी हम लोग ब्रिक्स प्लस के तौर पर भी कह सकते हैं, तो ब्रिक्स प्लस जो देश हैं, ये आने वाले समय में हो सकता है कि बाकी क्षेत्रीय संगठनों के संदर्भ में, बाकी क्षेत्रीय संगठनों की तुलना में और अधिक मजबूत स्थिति में सामने आ जाए। ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि चूंकि भारत भी इसमें शामिल है, इसलिए इसमें भारत का भी रणनीतिक हित दिखता है ना। चूंकि भारत जब ब्रिक्स में केवल था तो उसमें रूस और ब्राजील जैसे देश तो भारत के साथ थे, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश तो भारत के साथ थे, लेकिन चीन का दबदबा उस समय भी था। अभी जो मैंने आपको एक लोकेशन दिखाया, इस लोकेशन के आधार पर कई सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है ना। ये जो एक डाटा है, इस डाटा के आधार पर भी आपको समझने की आवश्यकता है कि चीन का इस पूरे ब्रिक्स की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक भारांश है, सबसे अधिक वेटेज है ना। तो ऐसे में बाकी के जो देश हैं उनको भी यहां एकजुटता के साथ पेश आना होगा और इसमें भी भारत को सावधानी से कदम बढ़ाने की आवश्यकता है ना। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊं कि इस ब्रिक्स के माध्यम से चीन का क्या हित है ना। चीन का हित दरअसल यह है कि वह अफ्रीकी क्षेत्र में अपने प्रभाव को और मजबूत करे, है ना। क्षेत्र में प्रभाव मजबूत करना, क्लियर है। इसके अलावा जो रूस है, रूस का इस संगठन के माध्यम से क्या हित है साहब, वो पश्चिमी देशों को काउंटर करना चाहता है। पश्चिमी देशों का प्रति संतुलन ब्रिक्स के माध्यम से आसानी से कर सकता है जब नए देशों का समावेश इसमें हो रहा है ना। वैसे ही जब हम ईरान की बात करते हैं तो आप सभी जानते होंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच में कितनी खट्टी मित्रता है ना। कितनी बार ईरान का अमेरिका के द्वारा आलोचना की गई है और ईरान और अमेरिका के बीच में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर के तकरार होती रहती है। तो ऐसे में जो ये सभी देश हैं, चीन, रूस, ईरान, ये चाहते हैं कि ब्रिक्स के माध्यम से या ब्रिक्स प्लस के माध्यम से हम अपनी स्थिति को और बेहतर से बेहतर करें और आने वाले समय में हम एक मजबूत क्षेत्रीय संगठन के तौर पर उभरे। बस ध्यान देने वाली बात यहां पर यह होगी कि भारत जो है अपने हितों को लेकर करके किस तरीके से इस संगठन का इस्तेमाल करता है, इस संगठन में भारत की भूमिका किस तरीके से और अधिक महत्वपूर्ण होती है, ये इन नए देशों के जोड़ने से भी समझा जा सकता है। क्योंकि भारत पश्चिमी एशिया में भी अपने प्रभाव को मजबूत बनाए रखना चाहेगा, भारत रूस के साथ भी अपने प्रभाव को मजबूत बनाए रखना चाहेगा, भारत अमेरिका जैसे देशों के साथ भी अपने प्रभाव को मजबूत बनाए रखना चाहेगा। तो ऐसे में भारत को यह समझने की जरूरत होगी कि वह ब्रिक्स प्लस के साथ में अपने रिश्तों को किस तरीके से संतुलित करे, है ना। और ये भारत के लिए एक चुनौती से कम नहीं होगा, है ना। तो ये सारी बातें यहां पर इस संदर्भ में हमें समझने की आवश्यकता है। आने वाले समय में यदि आपसे ब्रिक्स को लेकर के कोई सवाल पूछा जाए तो फिर निश्चित तौर पर इस डिस्कशन के आधार पर आप उसका एक बेहतर जवाब दे सकते हैं कि वर्तमान में किन किन देशों की क्या रणनीतियां हैं, किन किन देशों की क्या रणनीतियों का सरोकार है और वर्तमान में टोटलिटी में वस्तु स्थिति क्या कहती है, कौन से नए देश इसमें शामिल हुए हैं, किस देश में इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है, किस तरीके से ब्रिक्स प्लस तक की स्थिति वर्तमान में देखी जा रही है। ठीक है, तो आज की चर्चा में इतना ही। और चर्चा को समाप्त करने से पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे देना चाहूंगा। दोस्तों, आज 1 जनवरी हो चुका है और 8 जनवरी से एक नए बैच की शुरुआत हो रही है शाम में 6 बजे से। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आगे आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम के माध्यम से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 21,999 रुपए में वर्तमान में आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण छूट, बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्काउंट दिया जा रहा है नए वर्ष के शुभारंभ में, और यह जो डिस्काउंट है
कल तक ही यानी कि 2 जनवरी 2024 तक ही वैलिड है। इसलिए यदि आप इस डिस्काउंट का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस कोर्स को इनरोलमेंट के लिए दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके जरिए आप इसमें आसानी से एडमिशन ले सकते हैं और हमसे आप मिल सकते हैं बैचेस में, जहां हम लोग आपको अलग अलग विषयों के बारे में और डिटेल में और विस्तार से पढ़ाएंगे, जिसके आधार पर आपकी सिविल सेवा परीक्षा की जीएस की तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सकेगी। ठीक है, तो आज अच्छे से एंजॉय कीजिए, 1 जनवरी मनाइए। विश यू ऑल अगेन वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।